हो रही है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग जो कि केदार घाटी और केदारनाथ और पंच केदार जैसी जगहों का जनपद मुख्यालय है। और जनपद रुद्रप्रयाग में चुनाव को लेकर किस प्रकार की गतिविधियां हैं, कौन से मुद्दे हैं और चुनावी रणनीति किस प्रकार की है, तो आज हम मुद्दों पर ही बात करेंगे, मुद्दों से ही शुरुआत करेंगे और मुद्दों पर ही परिचर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद सिंह नेगी जी, सूरज सिंह नेगी जी। और सूरज सिंह नेगी जी का आपने देखा होगा, उनको बहुत सारे मंचों पे, विभिन्न माध्यमों और मंचों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर लगातार सक्रिय रहते हैं। और अब ज़्यादा देर न करते हुए उनसे मुखातिब होते हैं और पूछते हैं कि 2027 में चुनाव की क्या रणनीति है और क्या मुद्दे रहेंगे जो तमाम जनता जनार्दन के भी और सियासी मुद्दे भी और आम आदमी और आम जन सरोकारों से जुड़े और तीर्थाटन पर्यटन से जुड़े हुए भी कौन कौन से मुद्दे रहेंगे और क्या है चुनावी मुद्दे और चुनावी रणनीति। धन्यवाद तिवारी जी। मैं सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं वीरभूमि समाचार पेज के, उन सबको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस राज्य को बने 26 साल होगी और इन 26 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, बहुत सारे जो है उतार और चढ़ाव इस राज्य की जनता के बीच आए। और खासकर हम रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी की बात करते हैं तो कोई 2013 की आपदा भी देखी। उस आपदा में जो है हमारे हजारों लोग जो हैं जिनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद फिर छोटी छोटी बहुत सारी आपदाएं हमने केदार घाटी में देखी, जनपद रुद्रप्रयाग में देखी। इन सब से उभरते हुए भी जो है धीरे धीरे लोग जो हैं विकास की ओर आगे बढ़े और आज लगभग जिले के तमाम कोनों में हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी प्रगति को बनाए रखा। और उस सब के लिए हम सब ने जनता के साथ मिलकर प्रयास भी किए और बहुत सारे अचीवमेंट भी हुए। कई चीज़ें हमको खोनी भी पड़ी और पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन सहयोग से जो है वो ऊंचाइयां हम नहीं छू पाए। हालांकि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में आज भी जो है अपनी ऊंचाई बरकरार रखे हुए है। तो दोस्तों सुना आपने, बात रोजगार विकास की भी है, पहाड़ के जल जंगल जमीन और जवानी की भी है और पहाड़ की राजधानी की भी बात हो रही है। तो तमाम मुद्दों को समेटते हुए हम इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि समग्र समावेशी और सतत विकास के पायदानों पर आखिर उत्तराखंड आज कहाँ खड़ा पाता है। चूंकि आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे, तो जो 90 का दशक था उस समय क्या सपने थे और उनमें से कितनी उम्मीदें अपेक्षाएं थी और उन उम्मीदों अपेक्षाओं और उन सपनों पे आज उत्तराखंड को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस परिकल्पना के साथ हम लोगों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी और नारा गढ़ा था कोदा झुंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, उस नारे को आज सार्थक होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। इस बात की हमें खेद भी है, पीड़ा भी है, क्योंकि आज उत्तराखंड में जिन लोगों ने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा, आंदोलनकारी जो हमारे साथी हैं राज्य निर्माण के, वो सारे जो हैं आज अपने को बहुत सारा ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी अवधि हो गई है। आज भी राज्य आंदोलनकारी इस पहाड़ में धक्के खा रहे हैं और जो राजनीतिक क्षेत्र में या राजकीय सेवाओं में जो लोग हैं वो लोग जो हैं बहुत प्रगति पे हैं, बहुत प्रगति से आगे बढ़ गए, बहुत तेजी से विकास में आगे बढ़ गए और आंदोलनकारी आज अपने पीछे छूट गए हैं। जो मूलभूत राज्य के मुद्दे थे, जल जंगल जमीन के, जिसमें हमारा अधिकार होता, उसमें हम पीछे छूट गए हैं। केंद्र की सरकारों ने जो है हमेशा जो है इस राज्य के जो है संसाधनों पे जो है कब्जा बनाए रखा और आज भी राज्य के साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, संसाधनों की लूट मची है। तो कह सकते हैं कि सत्ता सियासत की गुलामी या जो भी कहें करते करते जब सत्ता सियासतदान ही संसाधनों की नीलामी पे उतर आए, तो फिर कौन किस रूप में कहाँ किस से गुहार लगाएगा जो लोकतंत्र की समता, न्याय
निष्पक्षता और जैसे मूल सिद्धांत होते हैं। तो सवाल नेगी जी से ये भी करेंगे कि चूंकि इस समय बात चल रही है, तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं पक्ष और विपक्ष में, कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र कहीं हाँप रहा है, कांप रहा है, या लोकतंत्र दम तोड़ चुका है। तो कहीं ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र सज रहा है, संवर रहा है, उभर रहा है। तो हम ये सवाल नेगी जी से भी पूछेंगे कि लोकतंत्र या संविधान जो है क्या वास्तविक रूप में सज रहा है, संवर रहा है, उभर रहा है, या सिमट रहा है, सिकुड़ रहा है, हाँप रहा है, कांप रहा है? आप किस रूप में मौजूदा दौर में लोकतंत्र और संविधान को देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न लोकतंत्र और संविधान को लेकर पूछा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो है, जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, चुन चुन कर विपक्षियों को जो है, विरोधी दलों के लोगों को जो है टारगेटेड निशाना बना करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और जो लोग उनको दिखते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, वो भाजपा के अंदर खड़े हो गए हैं। वो वॉशिंग मशीन आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है, जो लोकतंत्र का गला घोट रही है। और देखते हैं जिसपे थोड़ा भी आरोप या लगता है इंसान को कि मेरे ऊपर कार्रवाई होने वाली होती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के एकदम पाक साफ हो जाते हैं। और जो लोग नीति और सिद्धांतों के साथ स्वयं खड़े रहते हैं और विरोध करते हैं, मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी पकड़ पकड़ के केंद्र की सरकार जो है जेलों में ठूसने का काम करती है, गलत धाराओं में उनको जो है बंद करने का काम करती है, उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई, उत्पीड़न की कार्रवाई करने की बात करती है। तो ये जो है आज के दौर में जो है संविधान को अपने मन माफिक जो है परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो दोस्तों, लोकतंत्र और संविधान का कह सकते हैं कि ये एक, जैसे नेगी जी ने कहा कि जो अच्छे ईमानदार आदमी है, देशभक्त, देश के समग्र समावेशी हितों के लिए बात करते हैं, उनको जेलों में ठूंसा जा रहा है। और जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो पार्टियों में शामिल किए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण या अपराध की ही राजनीति है, या भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण या राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण हो चुका है, या अन्य पार्टियों का भाजपाईकरण या भाजपा का राजनीतिकरण हो चुका है। ये बातें रह जाती हैं। तो सवाल वही है कि जो लोकतंत्र है वो कुछ एक लोगों ने अपनी कठपुतली, बपौती और घर की चक्की बना के उसको मनमाफिक तौर पर हाँकने और गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वास्तविक लोकतंत्र को इन लोगों ने कैद करके मनमाफिक तौर पे नियम कानून लोकतंत्र को गढ़ा है, छद्म लोकतंत्र को थोपा है। ये लोकतंत्र का तमाशा है, तमाचा है, या लोकतंत्र का ही जनाजा निकाला जा रहा है? और वास्तविक लोकतंत्र क्या अभी भी जिंदा है, या उसको इन लोगों ने बुरी तरह ताबूत में कील ठोंक कर उसको हमेशा के लिए दफना दिया गया है? और फिर अगर लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र को अगर हम जीवित और जीवंत करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और यहाँ रुद्रप्रयाग में तमाम चीजों को आके समेटते हुए हम रुद्रप्रयाग की ओर ही फिर अभी रुख करेंगे कि यहाँ पे जमीनी मुद्दे क्या हैं, चाहे वो तीर्थाटन पर्यटन के हों, या बुनियादी सेवाओं सुविधाओं के हों, या आम आदमी के समग्र समावेशी और सतत विकास से जुड़े हुए हों। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए था, नहीं हुआ? और तमाम जो उपलब्धियां हैं आज तक, चाहे कांग्रेस, बीजेपी हो, या तमाम जो भी हैं, यहाँ पे किस प्रकार की रही हैं, इस बारे में भी हम इनसे एक वो जानना चाहेंगे नेगी जी से। देखिए, जहाँ तक रुद्रप्रयाग के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे, तो इस जनपद में हमारे पास सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारे जिले की रीढ़ की हड्डी है, वो है 4 धाम यात्रा, जिसको लेकर हमारे हजारों हजार जो व्यवसायी, छोटे व्यवसायी हैं, डंडी कंडी वाले, घोड़ी खच्चर वाले हैं, ठेली खुमची वाले, रेडी पटरी वाले, टेंट वाले हैं, ये तमाम जो स्वरोजगार के माध्यम से जो है अपना जनपद जो हमारा मजबूत होता है, उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। हमें उसकी बात करनी चाहिए। कहीं न कहीं जो है, अगर हमारे जो जनपद के लोग हैं वो अगर स्वरोजगार को लेकर के जो है मजबूत होंगे, अपने स्थानीय व्यवसायों को लेकर मजबूत होंगे, अगर उनकी आर्थिकी स्थिति में जो है बढ़ोतरी होगी, तो कहीं न कहीं जनपद जो है प्रदेश में उछाल मारेगा। तो उसको लेकर हमारी पहली प्राथमिकताएं और चिंताएं भी रहती हैं। बहुत सारे अभी हमको इस बार चिंता ये भी है कि इस बार की 4 धाम यात्रा क्या अपने पूर्व के अनुरूप चलेगी, या रिकॉर्ड तोड़ेगी, नहीं तोड़ेगी, या पहुंचेंगे श्रद्धालु ढंग से नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि खाड़ी के देशों में जो लड़ाई लगी है, अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा, और ईरान ने जो जबरदस्त जो जवाब वहां से जो है यूरोपीय देशों को, अमेरिका और इजराइल को दे रहे हैं, तो उसका भी जो है कहीं ना कहीं प्रभाव मुझे लग रहा है जो यहाँ 4 धाम यात्रा में पड़ने के आसार हैं। क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कहीं कि हमारे जो जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग में मात्र 3,500 व्यावसायिक जो है कनेक्शनधारी हैं।
लेकिन ये भी मुझे बड़ा अचरज लग रहा है कि आज की डेट में 3,500 व्यवसायी, कम से कम 2,000 से ऊपर तो जनपद में जो है होटल वगैरह होंगे, उनकी कैंटीन्स होंगी, और फिर उसके बाद कम से कम 5-7 हज़ार दुकानें भी होंगी छोटी मोटी, जहाँ गैस की जो है कमर्शियल गैस का उपयोग होता होगा। और यात्रा के समय में जो है 4-5 हज़ार हमारे व्यापारी भी होते हैं जो भी प्रतिभाग करते हैं। तो ये बयान थोड़ा खाद्य आपूर्ति अधिकारी का हमारे गले नहीं उतर रहा है कि क्या मात्र 3,500 ही लोग इस जिले में होंगे जो कमर्शियल गैस जलाते होंगे। आखिर कैसे जो है व्यवस्थाएं जो है जनपद में चल रही हैं, किस प्रकार से जो है गैस का जो है आवंटन या गैस का जो खपत हो रही है जनपद में, वो किस प्रकार से हो रही है, हमारी समझ से थोड़ा परे है। इस पे प्रशासन को अभी और अपना मुंह खोलना पड़ेगा और ढंग से जो है आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। पर्यटन विभाग और खाद्य आपूर्ति को मिलकर के जो है ये आंकड़े सामने लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो है गैस की आपूर्ति अगर सही तरीके से गौरीकुंड से केदारनाथ या सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच नहीं होती तो कहीं ना कहीं यात्रा पे भी धक्का लगने के आसार हैं। और बिना इनके हमारे छोटे व्यवसायियों के तो यात्रा की परिकल्पना करना हमारे लिए नहीं लगता है कि उचित होगा। जब तक ये लोग उसमें हाथ नहीं बटाएंगे, ये लोग जो है यात्रा मार्ग पे अपना जो है रोजगार जमा के नहीं बैठेंगे, किला घेंट के जो है खड़े नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम चारधाम यात्रा की सफलता की बात करेंगे यहाँ। दोस्तों, एक नया मुद्दा निकल के सामने आया है जो कि आज का ज्वलंत मुद्दा है। जैसे खाड़ी और पश्चिमी एशिया में जो ईरान और अमेरिका के बीच पलटवार चल रहा है या तल्खी और तकरार चल रही है, उसके बीच यहाँ पे जो गैस पेट्रोलियम उत्पाद हैं, चाहे वो सीएनजी है, एलपीजी है, एलएनजी है या अन्य भी क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस से लेकर तमाम मुद्दे हैं। लेकिन नेगी जी ने ये बात कही कि यहाँ पे चार धाम यात्रा पर ही कहीं ना कहीं ये जो गैस की किल्लत का साया मंडरा रहा है। तो सवाल ये भी है कि अब ये तो आंकड़ों के हिसाब से कहें या राजनीतिक बयानबाजी के हिसाब से कहें, ये कहा गया है कि हम रूस से भी पेट्रोलियम उत्पाद या सीएनजी एलपीजी वगैरह खरीद रहे हैं और मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तमाम देशों से हमारे पास पूरे ऑप्शन हैं, रास्ते खुले हुए हैं। और कई बार ये हो रहा है कि सिलेंडर गैस गोदामों तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो जमीनी तौर पे उसकी किल्लत क्यों हो रही है? क्योंकि हमने डीएम साहब से भी बात की, अन्य लोगों से भी बात की, कहीं उन्होंने कहा सब जगह बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पे ऐसा अलग परिदृश्य क्यों दिखाई दे रहा है कि गैस की किल्लत है, क्यों दिखाई दे रहा है? ये मतलब राजनीतिक जो बयानबाजी है और जमीनी हकीकत है उसमें इतना भारी अंतर क्यों हो रहा है? और क्यों जो सिलेंडर चल के गैस गोदामों में, एजेंसियों में, कंपनियों की उसमें पहुंच रहे हैं, वो नदारत क्यों है जमीन से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकारें जो आंकड़े छुपाने का काम कर रहे हैं। अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा में गैस है, पर्याप्त मात्रा में इनकी आपूर्ति है, तो लोग आज सड़कों पे क्यों जो है रात के 3-3 बजे से जो है दूसरी रात के 3-3 बजे तक लाइनें लग रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि आप काफी समाचार चैनलों के माध्यम से भी देख रहा हूँ मैं कि लोग दिल्ली, देहरादून, बम्बई, चंडीगढ़, कलकत्ता जैसे शहरों को छोड़ करके अपने गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं, अपने घर पे जाना चाह रहे हैं। भाई, जब उन्हें गैस नहीं मिल रही होगी, जब उनको पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति नहीं हो रही होगी, तो भूखा थोड़ी कोई मरेगा। अभी होटलों में भी जो है काफी जो है मुझे लग रहा है कि खाद्य आपूर्ति, जो खाने की चीजें हैं, उनके दाम बहुत जल्दी बढ़ने वाले होंगे। कब तक भारतीय जनता पार्टी इस बात को छुपा के रखेगी? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 2028 तक लगभग अगर ये युद्ध समाप्त हो भी जाता है तो 2028 से पहले जो है सामान्य जो है व्यवस्था नहीं होने वाली है। तो जब इस प्रकार की जो है घटनाएं चल रही हैं, इस प्रकार का जो है वातावरण जो है उत्पन्न हो गया है, तो सरकार को जो है कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए और जनता की भी सच रखना चाहिए। और इस कुछ दिनों बाद ही जो है सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितनी जो है झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परोस रही हैं। तो सच और झूठ के बीच कितना अंतर रह जाता है? और सच और झूठ के बीच और जो ये वास्तविक लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र के बीच अब जनता जनार्दन कहाँ खड़ी है? क्योंकि निशाने पे तो जनता ही रहती है, निशाने लोकतंत्र ही रहता है और घुटना पिसाओ जनता कोई है। एक मुद्दा में अस्थायी राजधानी बनाई गई है, उस राजधानी क्या मतलब मायने होते हैं, क्यों बनाई गई, किसके लिए वो राजधानी बनाई गई, उस मुद्दे पे नेगी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उत्तराखंड की लड़ाई हुई थी तो आंदोलन हुआ था,
जब उस राज्य को प्राप्त करने के लिए जो है देखिए 42 लोगों ने अपनी शहादतें भी दी। सैकड़ों साथी हमारे आज भी अपंगता को झेल रहे हैं चोटें खा करके। हम लोग जो जेलों में गए, बहुत सारे 14-15 हजार लोग, हम लोगों ने किसी ने चोटे से ही कोई जेल गए, तब जाके इस राज्य का निर्माण हुआ। हमारे उस दौर के तमाम जो लोग चाहे सरकारी सेवाओं में थे या नहीं थे, प्राइवेट पब्लिक थी, रोजगार वाले थे, स्वरोजगार वाले थे, सब लोगों ने निकल करके जो है इस राज्य की लड़ाई को लड़ा और बोला कि नहीं, इस पर्वतीय राज्य का निर्माण होना चाहिए और इसकी राजधानी भी पर्वतीय क्षेत्र में होनी चाहिए। और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा जब सरकार आई 2012 में, तो सरकार ने किया था जो राजधानी भवन सचिवालय आप देख रहे हैं वो सब कांग्रेस सरकार की है। तो हम मजबूती से कहने के लिए तैयार हो रहे कि गैस को राजधानी उसकी नींव जो है कांग्रेस की। तो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ की जल जंगल जवानी और पहाड़ की राजधानी का भी सवाल है। तो गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए या गैरसैंण के मुद्दे को ही लटका दिया गया है, भटका दिया गया है, अटका दिया गया है? ये सवाल अभी भी वैसे ही है जैसे ये राज्य गठन के समय हुआ था। अब चुनावी जो मुनादी है, चुनावी संगनाद लगभग बज ही चुका है। 2027 में यहाँ पे चुनाव होंगे। तो नेगी जी भी एक प्रबल प्रत्याशी के रूप में नामांकित हैं, पहले भी रहे हैं लगातार। तो उस दौड़ में आप अगर देखा जाए तो इस रुद्रप्रयाग में चुनावी जो सरगर्मियां हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी रुझान है और आम आदमी की जो दरकार है वो क्या परिवर्तन की है? इतिहास बनाया जाएगा, इतिहास दोहराया जाएगा या नए इतिहास गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता का रुझान है? देखिए जी, परिवर्तन तो अवश्य होना चाहिए और हमेशा परिवर्तन होने के बाद ही जो है चीज़ों में जो है सुधार आता है। जहाँ तक रही बात जनपद रुद्रप्रयाग की, तो मैंने कहा जनपद रुद्रप्रयाग में एक तो हमारा तीर्थाटन जो सबसे प्रमुख है वो 4 धाम यात्रा है। दूसरा हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत सारे धार्मिक अन्य प्लेस हैं, जैसे हमारा काली मठ क्षेत्र है, कार्तिक स्वामी क्षेत्र है। ये जो हैं धार्मिक पर्यटन के आधार पे बहुत अच्छी अचीवमेंट हमारे लिए करते हैं और काफ़ी जो है मान्यताओं से भरे हुए भी ये प्लेस हमारे लिए हैं। और छोटे मोटे हमारे जो मंदिर हैं, चाहे मक्खू मठ है, फलासी तुंगनाथ है, आपका अगस्त मुनि क्षेत्र है, ये सारे छोटे छोटे मंदिर अलग अलग जगहों के अलग अलग मंदिर वगैरह हैं। तो इन पे हम लोग प्राथमिकता के आधार पे कार्य करते हुए जो धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा इन क्षेत्रों को भी दें। जो हमारे होम स्टे वगैरह हैं इनको हम मजबूत करें, जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, छलांग मारेंगे तो काफ़ी जो है फ़ायदा रुद्रप्रयाग जनपद को होगा। हमारे पास मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला चोपता है, दुगलबिट्टा है। हमारे पास चिरबटिया जैसा जो है जखोली में चिरबटिया जैसा स्थान है जो एकदम ठंडियों में लगदग रहता है वहाँ पे भी। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस और अचीवमेंट्स करने के लिए हमारे पास हैं, बशर्ते ईमानदारी से जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपनी मंशा को मजबूत रखें और धरातल पर उन चीज़ों को उतारने के लिए तैयार रहें, न कि खाली आंकड़ेबाजी में हम लोग जिले को उलझाएं। चाहे वो प्रतिनिधि फिर किसी को भी मौका मिले, हम ये नहीं कहते हमें ही मौका मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइन पे हम खड़े। लेकिन जिन भी साथियों को मौका मिल रहा है जनपद में नेतृत्व करने का, वो लोग ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग ऊंचाई को छुएगा। तो आंकड़ेबाजी, जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला, कागजबाजी से काम नहीं चलने वाला, कहीं ना कहीं मनसा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पर्यटन तीर्थाटन यहाँ की रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, उसको सिर्फ 4 धामों तक ही नहीं बल्कि उनका विकास और विस्तार लगातार प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में कुछ न कुछ ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व का कोई न कोई स्थान है। तो इसको विकास विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। अंतिम सवाल नेगी जी से कि जो आम आदमी है, आम जनमानस जो तमाम दुश्वारियों के बीच जूझ रहा है, घुट रहा है, पिस रहा है, आगे गिरते पड़ते आगे बढ़ रहा है, और जो तमाम आम जनमानस की आवाज है खेत खलियानों, गली मोहल्लों, गांवों से लेकर और सड़कों से लेकर जो लोकतंत्र के मंदिर की दहलीजों तक पहुंचती हैं, आखिर उसी आम जनता जनार्दन से आप क्या कहना चाहेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर भी और अपने भविष्य को लेकर भी और अपने जल जंगल जमीन और संसाधनों को लेकर भी और पर्यटन तीर्थाटन के लिए भी कि आम जनमानस को
क्या संदेश है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे तो रुद्रप्रयाग की महान जनता से, जनपद की महान जनता से यही अपील है कि जब भी आप लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जब भी आपको कहीं पे मौका मिलता भागीदारी करने का, तो कम से कम अपनी प्रतिनिधियों को परख लें। आप लोग जो हैं, आज की डेट में देख रहा हूं मैं, कई प्रतिनिधि ऐसे हैं जो ठेकेदारी व्यवसाय से आते हैं, कई शराब व्यवसाय से आते हैं, कई खनन व्यवसाय से आते हैं, कई भू माफिया जो है जिले में सक्रिय हैं। तो कम से कम जो है अपना प्रतिनिधि आप इस हिसाब से देखें कि जो इन सब चीज़ों से अछूता हो और आपके लिए दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो, आपके सुख दुख में। ना कि आप किसी के प्रलोभन में आए कि कोई आज आपको 5,000 रुपये दे रहा, कोई 10,000 रुपये दे रहा और कह रहा कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ। भाई, पैसे से तो हमेशा किसी की पूर्ति नहीं होती। आप दूरगामी नेता देखिए, दूरगामी नेतृत्व आप लोग चुनिए जो आपको लगता है कि जनता के दुख और सुख में जो है खड़ा रह सकता है। सामूहिक दुख और सुख, व्यक्तिगत में तो हमेशा अपनी तरफ से हर कोई खड़ा रहना चाहता है। और मैंने आपको कहा कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप बारीकी से ध्यान दीजिए। आज तो भरमाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने पापों को काटने के लिए भी जो है राजनीति में कदम रखते हैं कि ताकि उनके सफेद पोस्ट अगर वो बन जाए तो उन पर कोई हाथ न डाले, उनके जो गलत काम होते हैं, अवैध धंधे होते हैं, उन पर कोई हाथ न डाले। इस प्रकार के लोगों से आप दूर रहिए और वास्तविक जो जनता के लिए समर्पित आदमी है, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए, उसका कंधा मजबूत कीजिए, उसके हाथ को मजबूत कीजिए। अगर वो सफल नहीं भी होगा तब भी वो आपके बीच खड़ा दिखेगा आपको। और प्रलोभन और लालच की राजनीति में मत आइए। तो सुना आपने दोस्तों, लोभ, प्रलोभन और व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकट स्वार्थों की राजनीति से ऊपर उठकर जो जनता के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और जनता के दिलों में धड़कन बन के उभरे, ऐसे योग्य, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी को आप अपना मत दें और मतदान करें, इस उम्मीद के साथ कि जो सूरज सिंह नेगी जी हैं वो भी एक मजबूत दावेदार हैं। हम उम्मीद करेंगे और भगवान केदार और बद्री विशाल से प्रार्थना करेंगे कि वो भी एक प्रत्याशी के रूप में लड़ें और उनको भी मौका मिले और कहीं ना कहीं उनके जनता जनार्दन को लेकर, आम जनमानस को लेकर उनका जो दर्द है, दर्द इसलिए भी है क्योंकि आंदोलनकारी भी वो रहे हैं। उत्तराखंड को उन्होंने बनते बिगड़ते, उतार चढ़ाव के तमाम दौरों से गुजरते हुए देखा है। तो जाहिर सी बात है कि उनको जनता के हितों, जरूरतों की और जनता के दुख दर्द की सारी जानकारियां हैं और जनता के बीच ही से ही उन्होंने राजनीति शुरू की थी। तो तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की, हमारी उनसे बात हुई तफ्तीश से और जाहिर सी बात है कि आपने भी सुना होगा कौन से मुद्दे हैं। तो मुद्दों के आसरे ही हमने शुरुआत की थी, मुद्दों पे ही बात की थी और मुद्दों पर भी लगातार हम आगे बात करेंगे। चुनावी शोर है, चुनावी जोर है और उन चुनावी जो राजस्व में अब कौन किस पर किस रूप में भारी पड़ेगा, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे कि परिवर्तन की दरकार है, समय की नजाकत है, वक्त की जरूरत है, इतिहास बनाया जाता है, नया इतिहास गढ़ा जाता है या फिर इतिहास दोहराया जाएगा। भविष्य को जानने के लिए हम भी भविष्य का ही इंतजार करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।